हेलो दोस्तों, आपके चैनल YM ज्ञान क्लब 93 में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के टॉप 10 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रश्न जानने वाले हैं जो कि आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, भगत सिंह को किस केस में फांसी हुई थी? लाहौर संयंत्र मामला में, असेंबली बम फेंकने वाला मामला में, सैंडर्स केस हत्या मामला में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाहौर संयंत्र मामला में। जी हाँ दोस्तों, भगत सिंह को लाहौर साजिश में फंसाया गया था। यह केस 1928 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन पी सैंडर्स की हत्या के आरोप में लगाया गया था। भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु और सुखदेव ने इस हत्या का बदला लेने के लिए किया था, क्योंकि सैंडर्स की मौत लाला लाजपत राय की मौत के विरोध में हुई थी तो उन्हें फांसी दे दी गई थी। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? 12 मार्च 1930, 12 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1930, 26 जनवरी 1930। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 12 मार्च 1930। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू की थी। यह यात्रा साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल चली थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक कर के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन करना था। इस यात्रा का उद्देश्य नमक का उत्पादन करके ब्रिटिश सरकार के नमक एकाधिकार को चुनौती देना था। महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों ने 24 दिनों तक 240 मील की दूरी तय की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर सत्याग्रह शुरू किया। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? शंघाई में, फ्रांसिस्को, लंदन, लाहौर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्रांसिस्को। तो इसका सही उत्तर है फ्रांसिस्को। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में हुई थी। यह पार्टी 1913 में लाला करताल सिंह सराबा और अन्य भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा स्थापित की गई थी। गदर पार्टी का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को भारत से बाहर करने और भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सशस्त्र क्रांति का समर्थन करना था। पार्टी ने भारतीय सैनिकों और प्रवासियों के बीच जागरूकता फैलाने और उन्हें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करने का काम किया। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 14 जनवरी 1761, 14 जनवरी 1757, 14 जनवरी 1800, 14 जनवरी 1771। तब इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 14 जनवरी 1761। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना के बीच हुई। अहमद शाह अब्दाली ने मराठा सेना को हराया था, जिसने मराठा साम्राज्य की शक्ति कमजोर हो गई थी। इस लड़ाई का परिणाम भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे मराठा साम्राज्य की विस्तारवादी नीतियों पर विराम लग गया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को हुई थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की पहली लड़ाई कौन सी थी? बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, कर्नाटक की लड़ाई, अंग्रेजों की लड़ाई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्लासी की लड़ाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्लासी की लड़ाई। भारत में अंग्रेजों की पहली लड़ाई प्लासी की लड़ाई थी, जो 1757 में हुई थी। यह लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट कंपनी और बंगाल के नवाब सिराज उद दौला के बीच लड़ी गई थी। प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, जबकि नवाब सिराज उद दौला की सेना में फ्रांसीसी सैनिक भी शामिल थे। इस लड़ाई में ब्रिटिश सेना की जीत हुई थी, जिससे बंगाल में ब्रिटिश शासन की नींव रखी गई थी। प्लासी की लड़ाई का परिणाम भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर मिला था। अगला सवाल है, गुप्त काल में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वहाँ कौन सा है? कांची, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नालंदा। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय दोनों ही प्रसिद्ध थे, लेकिन इनमें से नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से प्रसिद्ध हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय एक प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय था, जो वर्तमान बिहार के नालंदा जिले में स्थित था। यह विश्वविद्यालय गुप्त काल में अपनी चरम उत्कर्ष पर पहुंचा था और यहाँ पर बौद्ध धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, चिकित्सा और अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय को प्राचीन भारत के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्रों में से एक माना जाता है। यह एक विश्वविद्यालय अपने समय में ज्ञान और विद्या का एक महत्वपूर्ण केंद्र था।
फाहियान कहाँ के निवासी थे? भूटान, अमेरिका, चीन, बर्मा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चीन। फाहियान चीन के निवासी थे। फाहियान चीन के निवासी थे। फाहियान एक चीनी बौद्ध यात्री और विद्वान थे जिन्होंने भारत की यात्रा की थी। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के बारे में विस्तार से लिखा है, जिसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति, धर्म और समाज का वर्णन किया है। फाहियान की भातरा यात्रा 399-414 ईस्वी के बीच हुई थी, जो गुप्त काल के दौरान थी। इनकी यात्रा के विवरण से हमें उस समय के भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। गुप्त शासकों की भाषा थी हिंदी, प्राकृत, संस्कृत, पाली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संस्कृत। गुप्त शासकों की राजभाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में संस्कृत का प्रयोग प्रशासन, साहित्य और विधा के क्षेत्र में व्यापक रूप से किया जाता था। गुप्त शासकों ने संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे, जैसे कि विद्वानों को संरक्षण देना और संस्कृत साहित्य के निर्माण को प्रोत्साहित करना। गुप्त काल में संस्कृत साहित्य का वर्णन स्वर्ण युग माना जाता है, जिसमें कालिदास जैसे महान कवि और लेखक हुए थे। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग है मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल, गुप्त काल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गुप्त काल। गुप्त काल 320 से 550 ईस्वी में भारतीय संस्कृति, कला, साहित्य, विज्ञान और दर्शन का साहित्य का उत्कर्ष हुआ, जिसमें कालिदास जैसे महान कवि और लेखक हुए थे। गुप्त काल में विज्ञान, गणित और खगोल विज्ञान में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। इस काल में भारतीय कला और वास्तुकला का भी विकास हुआ था, जिसमें देवघर, अजंता और एलोरा जैसे प्रसिद्ध मंदिरों और गुफाओं का निर्माण हुआ था। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग मानने का एक कारण यह है कि इस काल में भारतीय संस्कृति भी विभिन्न धाराओं का समन्वय हुआ था और यह एक ऐसा समय था जब भारत विश्व के सबसे समृद्ध और शक्तिशाली देशों में से एक था। अधिकांश गुप्त शासक किस धर्म से थे? वैदिक धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वैष्णव धर्म। अधिकांश गुप्त शासक वैष्णव धर्म से थे। अधिकांश गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, जो भगवान विष्णु की पूजा करते थे। गुप्त काल में वैष्णव धर्म का विशेष प्रभाव था और कई गुप्त शासकों ने भगवान विष्णु के अवतारों की पूजा की थी। गुप्त शासकों ने अपने सिक्कों पर भी भगवान विष्णु के अवतारों की छवियां अंकित की थी और कई विष्णु मंदिरों का निर्माण करवाया था। हालांकि गुप्त शासकों ने अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता दिखाई थी और बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी समर्थन दिया था, इसलिए सही उत्तर वैष्णव धर्म है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।